एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों ने हमसे कहा कि जैन राजनीतिक परंपरा में आपने सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृतम को पढ़ाया, लेकिन मैडम हेमचंद्र या हेमचंद्राचार्य से तुलना करने की बात कर रही हैं। विद्यार्थियों का कहना था कि हेमचंद्र के भी राजनीतिक चिंतन को बता दें तो हमको तुलना करने में आसानी होगी। तो मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए हेमचंद्र पर के राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात आज रख रहा हूं। सोमदेव सूरी के बाद हेमचंद्र, जिसे हेमचंद्राचार्य भी कहते हैं, 1145 से 1229 तक इनका कार्यकाल था, इनका जीवन था। वे समाज सुधारक थे, धर्माचार्य थे, गणितज्ञ थे, अद्भुत प्रतिभा के मनीषी थे, महान गुरु थे और राजनीति विज्ञान शास्त्री भी थे। मतलब हेमचंद्र की राजनीतिक परंपरा गणित, धर्म, समाज सुधार और काव्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृतम की तुलना में हेमचंद्र पूर्णतः राजनीतिक विज्ञानी नहीं है। उन्होंने किसी नीति वाक्यामृतम की तरह किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उनके ग्रंथों में नीति वाक्यामृतम के अनेक तत्वों का उद्घाटन होता है। उन्होंने राजनीति की परंपरा को काव्य अलंकरण की दृष्टि से देखा। उन्होंने राजनीति की परंपरा की गणितीय व्याख्या की। जैन परंपरा का प्राचीन भारतीय परंपरा में हेमचंद्र एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को गणितीय परंपरा से देखने का प्रयास किया। जो सर्वेज आज आप देखते हैं, ये गणितीय परंपरा है। जो सर्वे होते हैं चुनाव में या बजट में, जो गणित होते हैं, आजकल राजनीति विज्ञान में भी गणित का प्रयोग होने लगा है। हेमचंद, प्राचीन भारत में हेमचंद जैन राजनीतिक परंपरा के एक ऐसे उद्भट विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति के संदर्भ में गणित का प्रयोग किया। गणित का प्रयोग किस संदर्भ में किया? जनसंख्या कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी है, टैक्सेशन कितना हो रहा है, हमारे पशुधन कितने हैं, हमारे उद्योग धंधे कितने हैं, हमारे राज्य के मंत्री कितने हैं, सेना कितने हैं, कमांडर कितने हैं। ये सारी चीजों का गणितीय आंकड़न प्रस्तुत करने का श्रेय हेमचंद्र को जाता है। वे महान कोशकार भी थे। उन्होंने राजनीति पर एक कोश भी लिखा, राजनीति कोश, और राजनीति कोश में उन्होंने राजनीति विज्ञान की व्याख्या नहीं की। राजनीति कोश के माध्यम से उन्होंने राजधर्म, दंड नीति, पुरुषार्थ, राजशास्त्र जैसे शब्दों की मीमांसा की। वे मीमांसक राजनीतिक विज्ञान है और उन्होंने व्याकरण के आधार पर राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। संस्कृत के कवियों में, खासतौर से पाली के कवियों में, हेमचंद धर्मोपदेशक के रूप में जाने जाते हैं। वे राजनीति में भी धर्म के उपदेश देते हैं और धर्म के उपदेश के संदर्भ में उन्होंने राजनीति को राजधर्म के साथ प्रतिपादित किया। हेमचंद का राजनीतिक चिंतन राजधर्म का प्रतिपादन के अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह से नीति वाक्यामृतम में राजा और प्रजा के मामलों में, सभा समिति के मामलों में, कार्यपालिका विधायिका के मामलों में, सेना के मामलों में नीति वाक्यामृतम ने सोमदेव सूरी ने अपनी व्याख्या की। लगभग वही व्याख्या हेमचंद्र ने गणितीय माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से और काव्य रचनाओं के माध्यम से उन्होंने की। तो उनका राजनीतिक जो चिंतन है वह एक स्वतंत्र चिंतन नहीं है। उनका राजनीतिक चिंतन एक होलिस्टिक राजनीतिक चिंतन है। हेमचंद्र का राजनीतिक चिंतन एक होलिस्टिक राजनीतिक चिंतन है। अब आप देखिए कि नई शिक्षा नीति जो आई है अभी, वह शिक्षा नीति होलिस्टिक की बात करती है, संपूर्णता की बात करती है। हेमचंद्र ने लगभग इसी तरह की शिक्षा नीति, इसी तरह के राजनीति विज्ञान की, होलिस्टिक राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या की। उन्होंने धर्म की रक्षा को राज्य की रक्षा बताया, धर्म और राज्य को एक कर दिया।
राज्य के माध्यम से ही धर्म की रक्षा की जाती है। सोमदेव ने राज्याय नमः कहा, हेमचंद्र ने राज्याय नमः नहीं कहा। हेमचंद्र ने कहा धर्माय नमः, धर्माय नमः। उन्होंने धर्म की जय बोला, सोमदेव ने राज्य की जय बोला और हेमचंद ने धर्म की जय बोला। और आगे वो कहते हैं पुरुषार्थाय नमः, पुरुषार्थ की जय बोला। मतलब धर्म, पुरुषार्थ और राजनीति हेमचंद्र के चिंतन में एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें सोमदेव सूरी और हेमचंद्र में, तो सोमदेव सूरी जहां कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, हेमचंद्र वहां संवेदनशील, कल्याणकारी, सर्वोत्मुखी राज्य की बात करते हैं। संवेदनशील, कल्याणकारी, सर्वोत्मुखी राज्य, इसकी बात करते हैं। मतलब राज्य के संदर्भ में हेमचंद्र की व्याख्या वेलफेयर स्टेट से भी आगे बढ़ के है। वेलफेयर स्टेट से भौतिकवाद होता है, भौतिक संसाधन की बात होती है, लेकिन हेमचंद ने भौतिक के साथ साथ पुरुषार्थ की बात जोड़ दी, धर्म की भी बात जोड़ दी। और यह धर्म, हेमचंद्र का धर्म कर्तव्य है। और उन्होंने कहा कि कर्तव्य का अनुपालन करने के पश्चात ही हम जो है अधिकार की मांग करते हैं। और इस आधार पर हेमचंद्र ने लिखा, उनका श्लोक बहुत फेमस है, क्लिप्तम व्याकरण नवम विचरितम छंदो द्वयाश्रयालंकारो प्रथितौ नवौ प्रकटितम श्री योग शास्त्र नवम तर्क संजानितो नवो जिन वारादिनाम चारित्र्यम नवबद्धम एन न केन विधिना मोहकृतम दूरत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हेमचंद्र के अनुसार कि राजनीति शास्त्र या राजधर्म व्याकरण भी है, राजधर्म छंद भी है, राजधर्म द्वयाश्रय भी है, राजधर्म काव्य भी है, राजधर्म अलंकार भी है, राजधर्म योग शास्त्र भी है, राजधर्म स्तवन काव्य भी है, राजधर्म चरित काव्य भी है। हेमचंद्र का जो जयसिंह राजा जिस काल में हुए थे, उन्होंने जयसिंह राजा की प्रशस्ति में अनेक ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने जैन राजनीति का प्रस्तवन किया। राज्य के संदर्भ में वे सप्तांग राज्य मानते हैं। सप्तांग राज्य में कौटिल्य की तरह बात मानते हैं। स्वाम्या मात्यम पुरम राष्ट्रम कोश दंत सुई तथा की बात मानते हैं हेमचंद। और सिद्ध हेम शब्दानुशासन के माध्यम से राज्य में अनुशासन की बात करते हैं। हेमचंद्र ने लिखा कि भ्राता संविडु पाणिनि प्रबलितम का तंत्र कन्या वृथा मां कार्षी कटु साकाटान्य वचः क्षुद्रेण चांद्रेण किम कंठाभरणादिभिर्वठर यत्यात्मानमन्यरपि श्रूयन्ते यदि तावदर्थ मधुरा श्री सिद्ध हेमोक्ता। मतलब सकटायन, शौनक, स्फोटायन, अपिशली का उल्लेख उन्होंने किया। ये सभी राजशास्त्री हैं, ये सभी राजशास्त्री हैं। हेमचंद्र मानते हैं कि इन राजशास्त्रों को हमने श्रवण किया, इनको सुना, इनको पढ़ा और उनके अनुसार से राजनीति का हमने विस्तार किया। हेमचंद्र की एक पुस्तक है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसका मैंने उल्लेख किया। उसमें 8वां जो अध्याय है, उस 8वें अध्याय में वे राज्य की विशेषता बताते हैं। राज्य की विशेषता, राज्य की क्या विशेषता होनी चाहिए? 7 अंग होने चाहिए, उसका शासन होना चाहिए, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, उसमें सेना होनी चाहिए, उसमें बल और दंड भी होना चाहिए। तो उस बल और दंड के आधार पर हेमचंद्र ने राजा की बात की। उन्होंने कहा कि राजा धर्म और अर्थ का ही काम नहीं करता, राजा का धर्म और अर्थ के प्रति कार्य करने की दृष्टि के बीच में एक तत्व है, वह है मनुष्य, मानवाह के लिए धर्म और अर्थ है। नीति वाक्यामृतम ने धर्म और अर्थ की बात राजा के लिए छोड़ दिया, मानवाह शब्द का प्रयोग नहीं किया। हेमचंद्र मानवाह शब्द का प्रयोग करते।
मतलब उनकी राजनीति व्यावहारिक है और मानव के लिए है, मनुष्य के कल्याण का साधन है। हेमचंद्र कहते हैं कि ऐश्वर्य कैसे मिलेगा, राज्य का ऐश्वर्य कैसे मिलेगा? जब इंद्रिय अनुशासन होगा। जब इंद्रिय अनुशासन हो जाएगा तो राज्य का ऐश्वर्य मिल जाएगा, और इंद्रिय जय जब हो जाएगा तो अर्थशास्त्र की प्राप्ति हो जाएगी। अद्भुत है, इंद्रिय जय होने के बाद ही अर्थशास्त्र की प्राप्ति होगी। इंद्रिय जय होने के बाद अर्थशास्त्र की प्राप्ति का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार से मुक्ति, इसका मतलब है कि व्यभिचार से मुक्ति, इसका मतलब है कि नैतिकता की स्थापना, इसका मतलब है समाज के दूषण से मुक्ति, इसका मतलब है कि समाज के कुवृत्तियों से मुक्ति। और जब समाज के कुवृत्तियों की मृत्यु करते हैं तो कहते हैं कि राज्य का प्रथम का कर्तव्य है समाज को पवित्र बनाना। समाज जब पवित्र रहेगा तब राज्य पवित्र होगा, समाज जब पवित्र रहेगा तब व्यक्ति पवित्र होगा। तो समाज, व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की व्याख्या करने का श्रेय जैन परंपरा में हेमचंद्र को है, जिसको सोमदेव सूरी थोड़ा सा उसको व्याख्या करने में कतराते हैं। सोमदेव सूरी ने कहा कि राजा के बिना समाज अराजक है, राजा के बिना राष्ट्र अराजक है। हेमचंद्र कहते हैं, अश्वघोष के कालिदास के शब्दों का उपयोग करते हुए हेमचंद्र कहते हैं कि साहित्य सम्राट ही, साहित्य सम्राट समाज के माने राजा को साहित्यिक ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। साहित्य क्या है? सह अस्तित्व है। राजा को सह अस्तित्व पर ध्यान रखना चाहिए। त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित्र, त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित्र नामक ग्रंथ में हेमचंद्र ने पुराण की राजनीतिक परंपरा को स्वीकार किया, राजतंत्र की परंपरा को स्वीकार किया, और वीतराग स्त्रोत में उन्होंने राजा के गुण को गाने का काम किया। हेमचंद्र की राजनीतिक व्यवस्था को अगर आप अध्ययन करें तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था सदाचार युक्त और नैतिकता युक्त राजनीतिक व्यवस्था है। वे राजनीति में सदाचार को प्रश्रय देते हैं, निर्मल चित्त को मानते हैं। मनुष्य का धर्म निर्मल चित्त का होना है, और निर्मल चित्त का होना ही एक आदर्श राज्य का परिचायक है। तो व्यक्ति की पवित्रता, समाज की पवित्रता, राज्य की पवित्रता, शासन की पवित्रता, सुशासन की पवित्रता स्थापित करना ही हेमचंद्र के राजनीतिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। और वह राज्य को परमात्मा के समान मानते हैं। राज्य को परमात्मा के समान मानने का मतलब राज्य के दैवी सिद्धांत को मान्यता देते हैं। इंद्रा निलय मार्काणाम भग्नेश वरुणस्य चंद्र विशेष मात्रा निहत शाश्वत, यह जो मनु और कौटिल्य का दैवी सिद्धांत है, हेमचंद उसको इतस्ततः स्वीकार करते हैं। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं। और जब वो कहते हैं कि निर्मल चित्त, किसका निर्मल चित्त? नेतृत्व का निर्मल चित्त। किसका निर्मल चित्त? शासन के लोगों का निर्मल चित्त। किसका निर्मल चित्त? नेतृत्व का निर्मल चित्त, और व्यक्ति और समाज का निर्मल चित्त। और जब निर्मल चित्त होगा तो सदाचार अपने आप में जन्म हो जाएगा। सदाचारवादी राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करना हेमचंद के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख तत्व है। सदाचार और नैतिकता में अंतर है। सदाचार, आपका व्यवहार ही सत्य पर आधारित होना चाहिए। नैतिकता की परिभाषा बहुत व्यापक रूप से नहीं की जा सकती। नैतिकता यूटोपिया भी हो सकता है, नैतिकता बात भी हो सकता है, नैतिकता किसी रूप में हो सकता है, लेकिन सदाचार और आचरण यह किसी रूप में नहीं हो सकता। जो सत्य पर आधारित आचार है, जो सत्य पर आधारित व्यवस्था है, जो सत्य पर आधारित सुशासन है, जो सत्य पर आधारित स्वदेशीपन है, वह हेमचंद्र ने उसको राज्य के अंतर्गत, हेमचंद्र ने राज्य के अंतर्गत माना। सिद्धसेन दिवाकर, उनके ग्रंथ का नाम है सिद्धसेन दिवाकर। उनके ग्रंथ का नाम न्यायावतार। सिद्धसेन दिवाकर और न्यायावतार में उन्होंने जैन परंपरा के
मूल्यों का दर्शन किया, जैन परंपरा के मूल्यों का दर्शन किया। और उनका ये जो ग्रंथ है, ये सारे के सारे उनके ग्रंथ राजनीति, ऐसा नहीं है कि राजनीति से च्युत है, सभी के सभी ग्रंथ, चूंकि वो जयसिंह के राज दरबार के कवि थे, जयसिंह के राज दरबार के दार्शनिक चिंतक थे, इसलिए हेमचंद्र ने राज्य को ध्यान में रख करके, राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी व्यवस्था को, अपने चिंतन को आगे बढ़ाया। हेमचंद्र ने जो महत्वपूर्ण काम किया, वह काम किया कि इतिहास की व्याख्या की। उनका यह कहना था कि राजनीति का विकास इतिहास के बिना नहीं हो सकता। राजनीति इतिहासे अस्ति, राजनीति ही इतिहास है। यह अद्भुत परिकल्पना है। राजनीतिक शास्त्र का इतिहास आप पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान का इतिहास आप पढ़ते हैं। हेमचंद ने इस बात को कहा कि राजनीति विज्ञान एक अपने आप में इतिहास है, और वह इतिहास शासनोचित इतिहास है, शासन का इतिहास है। और वह शासनोचित इतिहास हेमचंद्र ने, शासनोचित इतिहास के माध्यम से हेमचंद्र ने राजनीतिक विज्ञान के राजनीतिक चिंतन की व्याख्या की। लेकिन वो सोमदेव सूरी की तरह एक प्रच्छन्न राजनीतिकार नहीं है, काव्यालंकृत राजनीतिकार है। हेमचंद ने नीति वाक्यामृतम को कौटिल्य अर्थशास्त्र के समान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हेमचंद ने कौटिल्य अर्थशास्त्र को स्वीकार तो किया, मनु को स्वीकार किया, शुक्र को स्वीकार किया, कामंदक को स्वीकार किया, यहां तक कि पंचतंत्र को भी स्वीकार किया। लेकिन उस स्वीकारोक्ति में वे स्वच्छंद राजनीतिक परंपरा को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था स्वच्छंद नहीं हो सकती। सोमदेव सूरी कहते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था स्वच्छंद है। कौटिल्य ने राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छंद माना। मनुस्मृति ने राजनीतिक व्यवस्था को राजधर्म से अलंकृत किया। शुक्र ने स्वच्छंद राजनीतिक व्यवस्था की बात की, कामंदक ने स्वच्छंद राजनीतिक व्यवस्था की बात की। लेकिन हेमचंद्र ने स्वच्छंद राजनीति की व्यवस्था की बात की थी, नहीं की। उन्होंने अभिनव गुप्त को के राजनीतिक शासन का उल्लेख किया। अभिनव गुप्त राजा थे, गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग थे। उनके आधार पर ध्वन्वालोक लिखा। ध्वन्वालोक में के आधार पर उनका जो स्वतंत्र अपना मत है, वह मत मौलिक मत है। और हेमचंद्रा जिसको हेमचंद्राचार्य कहते हैं, हेमचंद्र के आधार पर उन्होंने मम्मट का विरोध किया और उन्होंने राज्य का आधार माना कि राज्य कल्याण करने, सुख प्राप्त करने, गौरव प्राप्त करने का एक साधन है। हेमचंद्र के लिए राज्य एक साधन है। सोमदेव के लिए राज्य को प्रणाम करना है, राज्य के बिना कुछ नहीं। सोमदेव सूरी राज्याय नमः कहते हैं, हेमचंद्र राज्याय नमः नहीं करते, राज्य को साधन मानते हैं। तो साध्य क्या है? साध्य है कल्याण, साध्य है परोपकार, साध्य है सदाचार, साध्य है अहिंसा, साध्य है नैतिकता। तो हेमचंद ने अपने आधार पर, उनका एक किताब का नाम है सारोद्धार वल्लभ गणि, जिसमें 1542 श्लोक हैं। इस 1542 श्लोक में हेमचंद्र ने करीब 50 श्लोक राज्य और उसकी व्यवस्थाओं पर लिखा है। तो राज्य और उसकी व्यवस्था को लिखने के लिए हेमचंद्र ने दंड नीति को भी स्वीकार किया, हेमचंद्र ने विद्या को भी स्वीकार किया, हेमचंद्र ने व्यवहारिक राजनीति की भी बात की। हेमचंद्र ने, सोमदेव ने न्यायपालिका का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। नीति वाक्यामृतम में न्यायपालिका का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। सोमदेव ने कहा कि न्याय होना चाहिए, हेमचंद्र ने न्यायपालिका की बात की, उन्होंने सभ्य न्यायालय की बात की, उसके अनुसार विवादों पर निर्णय की बात की, और ग्राम के आधार पर